कल हमने हंटिंग और रिसर्च जो था उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। ठीक है, आज हम सोर्सिंग और जो प्रोडक्ट लिस्टिंग और लॉन्च प्री रिक्विजिट्स हैं वो हम दोबारा से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पहले पूछ ले कल के टॉपिक के लिहाज से, अगर है तो। नहीं तो फिर हम जनरल ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। अलीबाबा हम बेसिकली यूज़ करते हैं सोर्सिंग के लिए, और इसके अलावा और भी हैं वेबसाइट्स, PHGate है और 1688 है। 1688 है, एक ऐप है हम यूज़ करते हैं। अली एक्सप्रेस है, वो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के आइडियाज़ लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ से आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो न्यू डिस्कवरीज या जो भी इनोवेशन या कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रही हैं अगर किसी भी किस्म के प्रोडक्ट के अंदर, तो वो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे सप्लायर्स ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे हम हंट करते हैं। इसके अलावा अगर हमें फ्रेट फॉरवर्डर्स चाहिए होते हैं वो भी हम यहाँ से हंट कर सकते हैं। हमें इंस्पेक्शन की सर्विसेज अगर चाहिए होती हैं तो वो भी अलीबाबा हमें देता है। और इसके अलावा कंसोलिडेशन टीम्स चाहिए होती हैं सैंपल वगैरह देखने के लिए, वो भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम स्प्रे बॉटल सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर तरह की बोतल आती हैं स्प्रे बोटल्स की आती है। अब हमारा डिज़ाइन फॉर एग्जांपल हम इस तरह का प्रोडक्ट, अब ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे मैंने सप्लायर्स करके ठीक है फिर सर्च किया था। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं वो दिखा रहा है, यहाँ पे वो सप्लायर्स दिखा रहा है। ठीक है, जिनकी आगे स्टैट्स भी नज़र आ रहे हैं और कितने साल पुराना है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है, वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सप्लायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो, जिस तरह हम डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पे सप्लायर्स को भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यार, अच्छा फॉर एग्जांपल अब ये वाला एक डिज़ाइन है जो हम सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को खोल के यहाँ से अगर मैं कॉन्टैक्ट सप्लाई करूँगा तो भी इसके पास जाएगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कहते हैं कॉन्टैक्ट सप्लाई करूँगा तो तभी इसके पास चले जाएंगे। हमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइन हैं, मोस्टली जो मोस्ट कॉमन डिज़ाइन होते हैं वो साथ ही सप्लायर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी ये सप्लायर नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला डिज़ाइन है, तो मैं इन सारों को अपनी कोटेशन भेज के या RFQ जिस तरह हम जनरेट करते हैं वो हम डिटेल वगैरह बता कर इनसे कोर्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हमने इन्वेंट्री सोर्स करनी होती है वो हम 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री का आइडिया लगाते हैं, जितने यूनिट्स बनते हैं, और अपना बजट भी देखते हैं अमाउंट का। उस लिहाज से फिर हम यहाँ पे सप्लायर से निगोशिएट करते हैं। उनको हम ऑलमोस्ट अपनी जो इन्वेंट्री होती है उसको आप 3 टाइम्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और आप फिर जो मिनिमम लोवेस्ट लेवल होती है इन्वेंट्री की वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, उसका अमाउंट भी बताते हैं आपके कम से कम, और फिर निगोशिएट भी करते हैं हमसे और रेट भी कम करवाते हैं, और कोशिश करते हैं कि इतने अरसे का टाइम पीरियड दें जिसमें हम रेट चेंज नहीं करेंगे। लाइक हम साल का कोशिश करते हैं, यदि आप हमें साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
हम आपसे परचेज करेंगे, आप हमें यही रेट देंगे, यही क्वालिटी देंगे, ठीक है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 मंथ्स की इन्वेंट्री ऑर्डर की है और हम 5 आफ्टर 5 मंथ्स भी हम ऑर्डर करते हैं, तो हमें सेम रेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसी सप्लायर से मिल जाए। और मतलब उसमें ये होता है कि आपको फिर न्यू सप्लायर हंट करना, या उसके अंदर फिर आप इंस्पेक्ट करेंगे, उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, वो फिर दोबारा से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सोर्सिंग वाला। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट में अच्छा एक सप्लायर चूज़ करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, और अच्छे मतलब उनको भी यही फ़ायदा होता है कि उनके पास अच्छा बायर है, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो वो भी फिर इसका रिगार्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेट फॉरवर्डर्स भी हम यहीं से हंट कर लेते हैं। और अच्छा, इनमें 3 तरह की हमें जो सप्लायर्स होते हैं ना, वो 3 तरह की हमें सर्विसेज देते हैं। एक EXW होती है, एक्सवर्क्स, एक FOB होती है, और एक होती है DDP, ठीक है। हम मोस्टली इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि हमें DDP रेट अगर मिलता है, अगर हमें सप्लायर DDP रेट देता है, तो हम DDP रेट पे ही तो सोर्सिंग कर लेते हैं सप्लायर से। उसमें ये होता है कि वो शिपिंग भी उसके ज़िम्मे होगी और प्रोडक्शन भी उसके ज़िम्मे होगी, ठीक है। तो हमारी तो जो फ्रेट फॉरवर्डर रन करने वाला जो एक मरहला होता है, वो भी इसी में कंप्लीट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लायर ये करते हैं कि EXW प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की वो कम देते हैं, और जो उनका अच्छा चंक होता है, जो मार्जिन उन्होंने निकालना होता है, वो फ्रेट में से निकालते हैं, ठीक है। तो वो फिर फ्रेट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम उनको कहते हैं हम हमें सिर्फ EXW प्राइस दें और हम फ्रेट खुद अरेंज करेंगे, ठीक है। EXW देते हैं या FOB देते हैं, वो फिर एक जो उनका नियरेस्ट पोर्ट होता है वहाँ तक का वो हमें रेट देते हैं जी, कि हम आपको प्रिपेयर करके यहाँ तक पहुँचा कर देंगे अब आपके इंक्लूड को, ठीक है। तो वो फिर आप जब फ्रेट फॉरवर्डर से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसे बताते हैं कि जी मेरा इस पोर्ट पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस पोर्ट से आपने मेरी इन्वेंट्री पिकअप करनी है। उसमें फिर ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल FOB नहीं लेते हैं सप्लायर से, तो आपको फिर फ्रेट फॉरवर्डर चार्ज करता है कि जी मैं अगर उस वेयर हाउस से उठाऊँगा तो फिर मैं आपसे पैसे लूँगा, ठीक है, आपके अगर सप्लायर से के वेयर हाउस से ना उठाऊँगा, तो वो एक ही बात होती है। FOB अगर वो दे देगा हमें क्या कहते हैं सप्लायर, तो वो उसमें थोड़ी बहुत हमें बचत भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं इन्वेंट्री का जब हम ऑर्डर देते हैं तो हम 30% अपफ्रंट पे करते हैं। उसके अलावा जब इन्वेंट्री वो सप्लायर हमें कहता है कि जी रेडी हो गई है, तो हम एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम को हायर करते हैं, और वो हमारे भी हाथ पे जाती है और हमारी पूरी इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करती है। अच्छा, अब हमने कुछ हमारे की पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना होता है अपनी इन्वेंट्री के लिहाज से। लाइक अगर हमारा कोई कंपेटिटर है और उसके भी नेगेटिव रिव्यूज़ थे, और वो हमने अपने सप्लायर को हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी ये चीज़ें आपने खास ख्याल रखनी है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। अब वो सारे की पॉइंट्स हम अपने इंस्पेक्शन टीम के साथ शेयर करते हैं, और वो टीम बेसिकली फोकस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करके आपकी इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करती है। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई मतलब इंस्पेक्शन आपकी फेल हो जाती है, अगर वो टीम रिजेक्ट कर देती है इन्वेंट्री, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लायर जब चूज़ कर लेते हैं तो उससे करवाना होता है कि अगर आपकी इंस्पेक्शन फेल होगी तो उसकी जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन होगी वो सप्लायर के ज़िम्मे होगी। लाइक उसकी कॉस्ट जो होगी वो सप्लायर पे करेगा, और वो जो भी इशू आ रहा होगा इन्वेंट्री के अंदर वो भी ख़त्म करके उसको रिजॉल्व करके दोबारा इंस्पेक्शन के लिए हमें बताएगा, हम टीम भेजेंगे, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारा सप्लाई देगा। तो ठीक है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेंगे पहले से। फ्रेट फॉरवर्डर जब हम फॉर एग्जांपल हमने EXW प्राइस ली या FOB ली थी हमने, ठीक है, तो अब हमें भी फ्रेट फॉरवर्डर भी ढूंढना होता है। फ्रेट फॉरवर्डर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अलीबाबा पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये देखेंगे कंपनीज आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारी। इनको आप यहाँ पे
क्या कहते हैं फ़िल्टर्स होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे फ्रेट फ़ोल्डर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने वही सेम जो आपका क्राइटेरिया होता है सप्लायर्स के लिए, वही फ्रेट फ़ोल्डर का भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप कंपेयर भी कर सकते हैं, सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और आपने ऑलरेडी हमने एक प्राइस हमने सेट की होती है जो हमारी टारगेट प्राइस होती है, ठीक है। जिस तरह EXW प्राइस होती है हमने निकाली होती है कि हमें ये रिक्वायर्ड है, उसी तरीके से हमने फ्रेट कॉस्ट भी निकाली होती है। तो उस बेस के ऊपर हम इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और इनसे नेगोशिएट करते हैं। अब ये जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं इनका जो फ्रेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो डायमेंशन होती हैं वो भी मैटर करती हैं, आपका प्रोडक्ट का वेट है वो भी मैटर करता है। इन दोनों डायमेंशनल वेट भी निकाला जाता है, ग्रॉस वेट भी निकाला जाता है। इन दोनों में से जो वेट ज़्यादा होगा फ्रेट फॉरवर्डर वो कंसिडर करता है। और जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो तब हम ये चीज़ें फाइनलाइज करते हैं कि इसका वेट कितना है, डायमेंशनल वेट कितना है और ग्रॉस वेट कितना है, और वो हम पहले ही आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्किंग करके बैठे होते हैं। और जो जिस पेज के ऊपर फ्रेट फॉरवर्डर ने हमें रेट देना होता है, एस्टिमेटेड हमने वही रेट निकाला हुआ होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी ये जो रेट इन्होंने हमें देना होता है वो हमने कंसिडर किया होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर हम इनको कॉन्टेक्ट करते हैं, इनसे भी उसी तरीके से हमें नेगोशिएट करना होता है। और $2.5 पर केजी ऑलमोस्ट, मतलब $2 $2 to $2.5 पर केजी रेट आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो हम जब अब सोर्सिंग करते हैं और जब हम प्रोडक्ट इवैल्यूएशन करते हैं तब हम इसी रेट की बेस के ऊपर हम पहले प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट की जब भी हम फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फ्रेट फॉरवर्डर को हमने सबसे पहले उसके साथ हमने कॉन्टैक्ट करवाना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि हम उनको कहेंगे कि आप हमारी इन्वेंट्री उठा दें। फ्रेट फॉरवर्डर आपको इस तरह की बातें करेगा कि जी हम आपकी इन्वेंट्री उठाएंगे, हम खुद चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट क्या वेट है, क्या डायमेंशन है, हम खुद चेक करके फिर आपको हम बताएंगे कि हमारे लिहाज से क्या रेट बनता है, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है आपने कि कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर बोले तो आपने उसको कहना है हाँ जी यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री पड़ी है, आप जाके उठा लें। तो आपने कभी भी फ्रेट फॉरवर्डर को आप ट्रेड एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर इन्वेंट्री नहीं उठाने देनी, ठीक है। उसको आप बताएंगे, उसको कहेंगे जी ये एक्चुअल डायमेंशन है और यही वेट है इसका, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, अगर ये बाद में चेंज हुआ तो आप बेशक चेंज कर देना, लेकिन अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स ये बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर ही आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें और हमारे साथ जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे उसके बाद आप हमारी इन्वेंट्री उठा के जाएंगे। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे वो आपकी इन्वेंट्री उठा के ले जाएंगे। तो जैसे ही उनके पास इन्वेंट्री पहुंचेगी वो कहेंगे जी हमारा तो रेट चेंज हो गया, अब ये रेट है, आपको रेट ये चाहिए तो ले लें, नहीं तो फिर आप हमें जितना अर्सा आपकी इन्वेंट्री हमारे स्टोरेज में पड़ी है उसको भी हम उसका उसकी भी कॉस्ट आप बियर करेंगे और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा वो भी आप बियर करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करते हैं, अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करते हैं और कुछ तो ब्लैकमेल भी करने लग जाते हैं और मतलब ये बहुत ही फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है आपने, हमेशा कॉन्टैक्ट करके फिर आपने स्टेप लेना है अगला। इसी तरीके से आप जब इन्वेंट्री वहाँ से उठा रहे होंगे सप्लायर से, जिस वक्त आपने वहाँ से इन्वेंट्री उठा ली उसके वेयरहाउस से, उसकी जिम्मेदारी तब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सप्लायर से भी जब कॉन्टैक्ट करना है या उसके साथ भी जो आपकी डीलिंग होगी वो आप फाइनल करके इंस्पेक्ट करके इन्वेंट्री सारा कुछ देख के फिर आप पिकअप करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर RFQ का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अलीबाबा के अंदर आप RFQ लगा देते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है सबमिट RFQ की, और यहाँ पे भी आ रही है।
इस मेन पेज पे भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप 2-3 इमेजेस लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, और आप उसको बता देंगे जी कि ये मेरी मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस RFQ में आप पोस्ट कर देते हैं। वो जो आपकी RFQ होती है वो डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाते हैं, मतलब वो देख सकते हैं, उसके पास उनका एक्सेस होता है, और वो जिस सप्लायर को मतलब बेहतर लगेगी, और जो भी सप्लायर मतलब चाहेगा कि जी मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, तो वो भी फिर कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ से भी आपको बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ट्रेडमार्क का मैंने आपको बता दिया था कल भी कि हम जब लॉन्च करने लगते हैं, लॉन्च करने से पहले हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, उसके बाद हम पेंडिंग ट्रेडमार्क के ऊपर भी ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। हमारा बेसिक एम ये होता है कि हमने ब्रांड रजिस्ट्री लेनी है। ठीक है, तो ब्रांड रजिस्ट्री लेके उसके बाद आप क्या करते हैं, जो जब आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट जब आपका चल पड़ता है और जब आपका अच्छा रिसोर्स बन जाता है वो, फिर आपने मार्केट में क्या कहते हैं जहाँ से आप सोर्स कर रहे होते हैं वहाँ पे भी आप जो है ट्रेडमार्क ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, निगोशिएशन भी होगी, इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन किस तरह करते हैं। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ये होता है कि आप अपना कंपेटिटर का सैंपल भी ऑर्डर करते हैं, और आप अपना जो सप्लायर्स होते हैं वहाँ से भी सैंपल मंगवाते हैं ऑर्डर देने से पहले। ठीक है, अलीबाबा पे इस तरह आप काफ़ी सारे सप्लायर्स को कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट स्प्रे बॉटल्स के बहुत सारे सप्लायर्स थे, उन सारों से आपने रेट लिया, उन सारों ने आपको 5-6 सप्लायर्स ने आपको आपका दे दिया जी, जो आपका एक्सेप्टेबल रेट था वो दे दिया। उन सारों को आप कहेंगे कि हमें आप सैंपल देते हैं, आप सैंपल मंगवाएंगे, उनके सैंपल की क्वालिटी को और प्रोडक्ट की जो डायमेंशन होती हैं वो सारी चीज़ें आपने कंपेयर करनी है कि इसने जो जो मैंने उसको रिक्वायरमेंट बताई थी उस लिहाज से उसने मुझे क्या सैंपल भेजा। ठीक है, उसने मेरी रिक्वायरमेंट्स को कितना सीरियसली लिया और किस लिहाज से उसने मुझे सैंपल बनाकर भेजा। तो उस बेस के ऊपर आपने फिर जो बेहतर क्वालिटी देता है, जो अच्छी को जो आपको एग्जैक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो देता है, आपने उसको फाइनल करना है। ठीक है, और आपने जो भी मछली होंगे वो निकलवानी है उसके अंदर से, और रेट आप पहले ही से निगोशिएट करके बैठे होते हैं। तो आपने फिर उस बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट इवेलुएट भी करते हैं, और कंपेटिटर के प्रोडक्ट को भी हम कंपेयर करते हैं कि जी उसका किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिस्टिंग और प्री रिक्विजिट्स हैं पड़े हमारे पास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट सप्लाई फाइनल कर लिया हमने। ठीक है, हम पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। अब हमने अपने पोर्टल के ऊपर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पोर्टल के ऊपर काम स्टार्ट करने से क्या होता है, सबसे पहले जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं अपने क्या कहते हैं सप्लायर को जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, उससे पहले हमने क्या क्या करना होता है, उससे पहले सबसे पहले हमने GS1 बारकोड्स लेने होते हैं। ठीक है, बारकोड्स लेकर जो अमेज़न का हमारा पोर्टल होता है उसके ऊपर हम जाते हैं, वहाँ पे हम डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब डमी लिस्ट वाला जो क्या कहते हैं डमी लिस्ट वाला जो मेथड था ना, मेरा ख्याल है वो अब ऑब्सोल्यूट हो गया है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ती है हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट अगर आपके पास नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना वो आपको एटलीस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, यार मिक्सिंग चल रहा है, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी, और
फिर जाके आपकी लिस्ट क्रिएट होती है। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने केस ओपन करना है अमेजोन के साथ। 3 दफ़ा केस ओपन होता है और उसमें आप फिर क्या कहते हैं, उनसे आप यही पूछते हैं अमेज़न से कि जी मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट का ये ऐसा है, मेरे प्रोडक्ट का ये नहीं है, मुझे आप बताएं कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मेरे ऊपर कोई लिमिटेशंस हैं या मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुझे किसी किस्म के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये आप क्वेश्चन 3 दफ़ा करते हैं डिफरेंट टाइम पे अमेज़न से। ठीक है, इन अ डे। ये सारा कुछ करके उसके बाद जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अमेज़न की तरफ से आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, आप जब अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना होगा। ठीक है, फिर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर मीनवाइल आपने क्या करना होता है, आपकी इन्वेंट्री तो सप्लायर बना रहा होगा ना, आप क्या कर रहे होगे, आपने फ्री नहीं करना। आपने भी क्या करना है, आपने सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपेटिटर्स की। कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं कि हम अपने कंपेटिटर्स का लिस्टिंग कंटेंट देखते हैं और 5 से 6 कंपेटिटर्स का, अच्छे कंपेटिटर्स का लिस्टिंग कंटेंट देखते हैं और उनके हीलियम लाइन पे रिवर्स सेशन करके कीवर्ड देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से हैं और उन्हीं 5 और 6 जितने भी हमने सप्लायर फाइनलाइज किए होते हैं उनके जो मेन 15 to 20 कीवर्ड होते हैं, वो जो मैचिंग 20 कीवर्ड होते हैं, ठीक है, विद गुड सर्च वॉल्यूम, वो हम फिल्टर आउट करते हैं उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर और उनके कंटेंट को देखकर हम फिर अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग का। और कल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके कंपेटिटर के जो रिव्यूज़ होते हैं, उन रिव्यूज़ के जो 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं या 4 स्टार रिव्यूज़ होते हैं और उन रिव्यूज़ के अंदर जिन क्वालिटीज़ को, जिन की पॉइंट्स को डिस्कस किया गया होता है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के वर्ड होते हैं वो। ठीक है, कि कस्टमर ने क्या सोच के आपका ये प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, कस्टमर ने क्या देखा था इस प्रोडक्ट के अंदर और उसको बेसिकली चाहिए क्या था जिस चीज़ के लिए उसने आपसे ये प्रोडक्ट लिया। ठीक है, तो वो उसके अंदर साइज, क्वालिटी, ठीक है, मटेरियल की बात की गई होगी या उसकी यूज़फुलनेस की बात की गई होगी। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस की बात की गई होगी, जो भी चीज़ें होंगी आपने वो जितने भी आपको की पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। जो 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 की पॉइंट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा उसको आपने मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा उसको सबसे पहले यूज़ करना है, जो सबसे कम यूज़ हो रहा होगा उसको सबसे एंड में यूज़ करेंगे और वो आप अपने बुलेट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे ये होता है कि एक तो जो बाकी कस्टमर्स होते हैं ना, उनको वो जब आपके प्रोडक्ट के कंटेंट को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है, क्योंकि नीड जो होती है ना आपके प्रोडक्ट की, जो नीड है, जो बायर को चाहिए आपके प्रोडक्ट में से, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब कंज्यूमर्स की सेम ही होती है। ठीक है, 5-6 नीड्स ही होंगी जो आपका प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर की पूरी कर सकता है। ठीक है, अब जब वो आप सारी चीज़ें जब आप अपने कंटेंट में लिखते हैं और जब कोई भी कंज्यूमर या बायर जब वो पढ़ता है तो वो फिर बहुत सेटिस्फाई होता है कि हाँ जी, इसको पता है इस चीज़ के बारे में, एटलीस्ट ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं अपने कंटेंट में, तो अगर लिखी हुई है तो ऑब्वियसली उसने फिर इस चीज़ के ऊपर वर्क भी किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये आपने कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं यार, कीवर्ड ना हम 3 यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, बुलेट्स में आप बाकी जो देखें ना, 7 मेन जो 10 कीवर्ड्स होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, टाइटल, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको 20 भी कर देंगे ना मेन, तो उसके अंदर से मैक्सिमम वही सारे कीवर्ड निकलेंगे जो आप में 10 कीवर्ड में होंगे। ठीक है, ऑलरेडी रिपीट हो रहे होंगे, स्मॉल है, स्प्रे है, बॉटल है, अब वही रिपीट हो रहा होगा हर कीवर्ड के अंदर। एक तो मतलब हर कीवर्ड में एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा या फिर वो भी नहीं ऐड हो रहा होगा, आगे पीछे फ्रेज हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से होगा।
तो मैक्सिमम 10 से 12 ही कीवर्ड निकलते हैं, और वो आप फिर टाइटल से स्टार्ट करते हैं मेन कीवर्ड्स को और मेन सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को, ठीक है। और आप फिर उसी तरीके से बुलेट्स में आ जाते हैं, और फिर बुलेट्स के बाद आप डिस्क्रिप्शन में आपने मतलब पूरे कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं पूरे कंटेंट में, ठीक है। उससे यही होता है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड था, उस कीवर्ड से किसी कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट सर्च किया है, तो आपका उस कीवर्ड के ऊपर कहाँ पे रैंक कर रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल रैंक ही नहीं कर रहा है, तो वो आखिरी पेज पे पड़ा हुआ, ठीक है, 7वें पेज पे पड़ा हुआ। अगर आपने प्रोडक्ट रैंक किया हुआ है उसके ऊपर, फिर आपका पहले पेज पे भी आ रहा है। या जो हमारे कीवर्ड बच जाते हैं ना, जब हम कीवर्ड जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जो वो टूल होता है फ्रैंकेनस्टाइन होता है, फ्रैंकेनस्टाइन में बनती है ना लिस्टिंग, तो वो है स्क्रिबल में बनती है। स्क्रिबल में ना क्या हो गया, ओके, पानी पिलाओ यार मेरे को। यार यही हुई कर लो। अच्छा, तो जो स्क्रिबल होती है ना, उसको लेट से होना वहाँ पे easy। पंखा भी चला लो। सरकारी रोक दो।